हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपके करियर पर आधारित युवा जगत। जी हाँ, बहुत सी जानकारियाँ हम आपको इस खास कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं आपके करियर से जुड़ी हुई। और आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। हम आपको आईआईटी और इसरो के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देने वाले हैं। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर सुदेश ठाकुर जी, जो कि इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत सी बातें हम इनके साथ करने वाले हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। इससे पहले कि बच्चों के सवाल मैं लूँ सर, सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में ही जानना चाहूँगा। बेसिकली कहाँ से आप हैं, थोड़ा बताएं। मेरा जन्म ग्रेटर नोएडा एक जगह है जी जी उत्तर प्रदेश में। जी। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहाँ से ही सरकारी स्कूलों से मैंने पढ़ाई की। फिर मैं फरीदाबाद आया तो मेरी कुछ जो स्कूल की शिक्षा है वो फरीदाबाद से हुई। तो इस तरह से मैंने एक गांव और एक छोटे शहर का सफ़र तय किया है। जी जी। और मेरा यही मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि ही रही है। और वहाँ के जो संघर्ष हैं उन संघर्षों ने ही आगे जीवन में बढ़ने का, चलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया है। जी। और सर, जैसे इसरो के साथ आप जुड़े, फिलहाल इसरो के साथ ही आप हैं। इसरो का इतिहास जितना हमने पढ़ा है, 15 अगस्त 1969 को ये इस्टेब्लिश हुआ विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। आपका इंटरेस्ट कब क्रिएट हुआ कि मुझे भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, इसरो के साथ जुड़ना है? देखो, ऐसा मेरा कोई सपना नहीं था कि मेरे को इसरो में जाना है, मेरे को आईआईटी में जाना है। मैं एक संघर्ष में और एक अभावों में जीने वाला बच्चा रहा हूँ। जी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सपने होते हैं या जो मतलब कि जीवन में हमारे कैरियर के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि हमें एक्सपोजर कितना है, बच्चे को एक्सपोजर कितना और कितने प्रोफेशंस का है। जैसे मैं अपने बचपन में जी जी स्कूली शिक्षा तक मैं एक दर्जी बनना चाह रहा था जी। क्योंकि मैंने दर्जी का जीवन देखा था। गांव में जो किसान होते थे, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, तो उनका जीवन इतना टफ होता था कि दिन भर धूप में खेती में लगे हुए हैं और फिर ले दे के थोड़ा सा अनाज और दलहन तिलहन उनके पैदा होते हैं और साल में हमारे कपड़े बनते थे। तो जिस दर्जी से हमारे कपड़े सिले जाते थे उस दर्जी के पास जब हम लोग नापा देने जाते थे तो देखते थे कि वो दर्जी आराम से कमरे में बैठा है और बड़े प्यार से मशीन चला रहा है। क्या बात है। तो मुझे वो ही इंस्पायर करता था कि मैं दर्जी बनूं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे को लोग मिले, मैं फरीदाबाद आया, चीज़ों का एक एक्सपोजर हुआ, तो चीज़ें मतलब कि बदलती चली गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक हैं या जो बच्चे हैं उनको हम ज़बरदस्ती कोई कि आप डॉक्टर बनो, आप ब्यूरोक्रेट्स बनो, आप साइंटिस्ट बनो, ये सब थोपने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चीज़ें ना स्वतः ही इवॉल्व होती हैं। अब जैसे मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन स्वयं से ही चीज़ें इवॉल्व हुई। जैसे जैसे एक्सपोजर हुआ वैसे वैसे जो जीवन में जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। मैंने कभी इसरो में जाने का नहीं सोचा था। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मैं मॉडलिंग करता था, मैं राजनीति में भाग लेता था। तो ऐसे मतलब कि अलग अलग तरह के मैं इवेंट्स करवाता था। तो उस तरह से मैं जीवन को जी रहा था। मैंने कभी इसरो का नहीं सोचा। और मेरा जो व्यक्तिगत जो सोच थी वो थी कि मैं मूवी मेकिंग में जाऊं, मैं मूवीज़ प्रोड्यूस करूं, डायरेक्ट करूं, एक्टिंग करूं। और वो मैं करता भी था। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई अपने कॉलेज लाइफ में। क्या बात है। तो उनको कई सारे जो फिल्म फेस्टिवल्स थे वहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई। एक घटना घटी कि जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो कई सारी प्राइवेट कंपनीज में हुआ। तो उनकी ज्वाइनिंग में थोड़ा समय था। इस दौरान मुझे लगा कि इधर उधर जहाँ भी फॉर्म निकलते हैं भर देते हैं। तो मैंने इसरो का फॉर्म भर दिया, उन्होंने बुला लिया। मैंने सोचा कि आने जाने का भाड़ा दे रहे हैं तो इस बहाने त्रिवेंद्रम केरला घूमने का मौका मिलेगा, एक ट्रिप हो जाएगा। मैं वहाँ चला गया जी। और भाग्य से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। क्या बात और 1 महीने के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और जो प्राइवेट कंपनीज थी उनका कोई अता पता नहीं था। तो मैंने सोचा जब तक उसका ज्वाइनिंग आता है
तब तक हम इसरो में जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो इसरो के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, तो हमारा लगभग 3.5 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसको IITP बोलते हैं, इसरो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसे IAS IPS के बैच होते हैं, ऐसे ही इसरो के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके IITPs के बैच होते हैं। जैसे मैं IITP 18 का हूँ। तो इस तरह से मतलब कि जब वहाँ गया मैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनके जो अनुभव थे जब वो साझा करते थे, तो मुझे लगता था कि जीवन यही है। और वो 3.5 महीने का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था उसको मैंने बड़े अच्छे से जिया। और वहाँ के जो लोग थे इतने सिंपल, इतने शालीन, क्योंकि एक वैज्ञानिक को मतलब कि जो उसका रियल जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, समाज के लिए, वो है कि उसका इंटेलेक्ट क्या है, उसने क्या इन्वेंट किया है, ना कि वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसा दिखता है। तो वहाँ पे लोग इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और सभी का फोकस रहता था कि सिंपल लाइफ जिया जाए और सिंपल लाइफ के माध्यम से कैसे हम इनोवेशंस कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही। तो एक्सीडेंटली मैं साइंटिस्ट बना, लेकिन मैं अभी प्रूवन साइंटिस्ट हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे पेटेंट्स हैं। मेरे को मज़ा आता है। मेरा जो कोर एरिया है, कई बार क्या होता है कि कायनातें भी मतलब कि व्यक्ति को वहाँ पहुंचाने की कोशिश करती हैं जहां उसका मन होता है, जहां उसका दिल होता है। शर्त यह है कि मेहनत आपकी होनी चाहिए। मेहनत आपकी होनी चाहिए। तो ऐसे ही मतलब कि संयोग बने और आज मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे कई सारी पुस्तकें हैं। अभी 20वीं मेरी बुक आई है स्पेस लॉ एंड गवर्नेंस के ऊपर। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कि मैंने जो रास्ता चुना वो सही है और आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपने ये किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से आप सीधा इसरो के फॉर्म भरे, आप चले गए। बट पर्दे की असली कहानी आप जानते हैं, पीछे की जो कहानी है, स्ट्रगल की यहाँ पे बात है। बहुत से स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं अभी, आप ही की तरह वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। बेसिक स्टार्ट कहाँ से हो उनके लिए? देखो, इसका जो मूल मंत्र है जो मैं मानता हूँ वो है अनुशासन और टाइम टेबल। मैं बचपन से अपनी दादी के मार्गदर्शन में पला बढ़ा। तो मेरी दादी सुबह 3-3:30 बजे उठ जाती थी और मैं भी 3-3:30-4 बजे तक उठ जाता था। और उस समय क्योंकि दादी को बहुत सारे काम करने होते थे, जो जानवर होते थे, पशु होते थे और भी घर के अन्य कार्य होते थे, तो मेरे पास कोई काम नहीं होता था। तो मैं कुछ पुस्तक लेके बैठा रहता था। तो मेरे को बचपन से वो आदत रही जल्दी उठने की। और इस आदत के कारण मैं आज तक मतलब कि बड़ा अच्छा फील करता हूँ क्योंकि मेरे को सुबह जैसे ऑफिस 9 बजे का होता है, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो जो सुबह के मेरे 5 घंटे हैं वो बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें मैं लिखता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ, उसमें मैं सुनता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज है जो अन्य लोग हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अनुशासन को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर कामयाब होना है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आपको भगवान ने थोड़ा मंद बुद्धि भी पैदा किया है लेकिन आपने एक अनुशासन जीवन में बनाया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो एक एवरेज बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं इसरो के ही एक चेयरमैन डॉक्टर जी माधवन नायर जी के माध्यम से देना चाहूँगा। डॉक्टर जी माधवन नायर बीटेक सेकंड क्लास में थे। सेकंड क्लास बीटेक में पास, वो उनकी जो डिग्री थी सेकंड क्लास की थी। 60% भी मार्क्स उनके बीटेक में नहीं थे। और वो इसरो के इतिहास में एक ऐसे चेयरमैन बने, इसरो के अध्यक्ष बने जो पेपरलेस थे। वो कहीं भी जाते थे, कोई पेपर, कोई नोटबुक, कोई लैपटॉप, कुछ नहीं लेके जाते थे। एक्सटम पर बोलते थे और किसी भी विषय पर बोलते थे। इतना ज़बरदस्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल, इतना ज़बरदस्त उनका लीडरशिप और वो सारी चीज़ें थी। और जबकि वो सेकंड क्लास थे। तो कारण क्या है कि जो कामयाबी है वो अनुशासन से और टाइम टेबल से ही आती है। तो मैं आपके सभी जो श्रोतागण हैं, जिसमें विशेषकर क्योंकि युवा जगत ये कार्यक्रम है तो इसमें ज़्यादातर युवा अपने अभिभावकों के साथ इसको सुनते हैं, तो उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, विशेषकर अभिभावकों से, कि बच्चों को ना मारना कूटना बंद कर दें। कि आप, छोटा बच्चा होता है, हम देखते हैं कि
कोई घर में रिश्तेदार आता है तो बच्चा एक जोकर बन जाता है। जी। अच्छा सुनाओ, मनोज अंकल आए हैं, इनको ऐसे अनार, बी से बॉल, सी से कैट, ये सब सुनाओ, मतलब कि ये वाली पोयम सुनाओ। उसको मतलब कि एक जोकर बना देते हैं। जी जी। लेकिन अनादिकाल में जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें बच्चों को मतलब कि कोई प्रेशराइज नहीं करता था, बच्चे को फ्री फ्लो में छोड़ दिया जाता था और उसको ऑब्जर्व करते थे कि उसकी जो एनर्जीज हैं या उसका जो इंटरेस्ट है वो किस दिशा में जा रहा है। तो अभिभावकों को इस तरह का रोल निभाने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर ये ना थोपें कि तुम ये नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा बच्चा कमज़ोर है, पड़ोसी का बच्चा ये पढ़ रहा है तो वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दें। मेंटल हेल्थ है, उसकी फिजिकल हेल्थ है, उसकी सोशल हेल्थ है, उसकी इमोशनल हेल्थ है, और उसको एक अनुशासन वाला बच्चा बनाए, उसको एक डिसिप्लिन वाला बच्चा बनाए, उसका एक टाइम टेबल हो। अगर ये बचपन में, क्योंकि मेरी दादी के साथ मैं रहा, उनके माध्यम से मेरे को ये सारे गुण सीखने को मिले, तो मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं, उसका टाइम टेबल बनाएं। कामयाबी का एकमात्र और जो मंत्र है वो डिसिप्लिन और टाइम टेबल ही है। बड़ा ज़ोर आपने सर इन 2 शब्दों पे दिया है, वो आपकी मेहनत में दिखता भी है कि शुरू से ही आप इतने डिसिप्लिन रहे, अपनी दादी से आप इंस्पायर हुए। और आजकल के यूथ में ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया में वो इतने इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने बनना है वो बनेंगे। और एक मैसेज जो आपने दिया कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें, सबसे पहले उनका इंटरेस्ट जाने, ये बड़ा ही एक अच्छा मैसेज दिया। और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा पेशेंस उनमें कम होता है। अब फिर से IIT JEE मेंस की हम बात करते हैं सर। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, अभी 2025 का एक आंकड़ा है, तकरीबन 54,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ JEE मेंस में, जबकि IIT की बात है तो उसमें 18,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो सर कितना कंपटीशन है आज के दौर में? देखो, ये जो IIT है, 18,000 बच्चे हैं और कंपटीशन है, ये सब हमारे समाज ने बनाया है। बिल्कुल। अब एक समय था जब देश का जो बच्चा था, देश का जो युवा था, वो कम पढ़ता था। बिल्कुल। तो उस समय 5-6 IITs होती थी और उस समय 2-3 हज़ार सीट्स होती थी, और तो भी मतलब कि आसानी से सीट मिल जाती थी। अब क्या है कि इतनी IITs हो गई हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा IITs हो गई हैं, और 18,000 जैसा आपने कहा इतनी सीट्स हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को IITs में सीट नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जिनको IIT में सीट नहीं मिल रही, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा कम टैलेंटेड है, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ना, इसरो के जो चेयरमैन डॉक्टर जी माधवन नायक, वो कोई IITian नहीं थे, लेकिन इसरो के चेयरमैन बने। तो ये हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि IIT में बच्चा गया तो ही वो बच्चा कामयाब। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि IIT में बच्चा चला गया तो कामयाब हो जाएगा, देखो कुछ श्योरिटी होती है, क्योंकि जब कंपटीशन के साथ बच्चा जाता है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और IITs कम हैं। तो जो बच्चे नहीं भी गए IIT में, वो बच्चे भी कम टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि IITs नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान है, उनमें पैसा भर भर के आता है। बिल्कुल। तो हर बच्चे के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जब किसी एक नौसिखिए को भी बहुत बड़ा कैनवास आप दे देंगे और उसको कई किलो पेंट दे देंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ पेंटिंग करके मतलब कि एक पेंटर बन ही जाएगा। बिल्कुल। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, पैसा आपके ऊपर इतना खर्च हो रहा है, तो मतलब कि एक आम बच्चा भी काफ़ी आगे जा सकता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से और जो युवा जगत के जो युवा साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि IIT IIM में अगर आपका जो दाखिला है वो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम टैलेंटेड हैं। आप IIT में ना पढ़ने के बाद भी, आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ने के बाद भी बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट में एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहूँगा। बड़े सारे स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कोई बच्चा है 10th प्लस 2 में पढ़ता है, इसरो में वो जाना चाहता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो? एकेडमिक्स के पर्पस में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो, इसरो में जाने के लिए पहले तो एक ही माध्यम होता था कि इसरो का टेस्ट दो और इसरो में एक कर्मचारी की भूमिका में आओ।
तो उसमें दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक होती है साइंटिफिक, एक होती है नॉन साइंटिफिक। साइंटिफिक में मतलब कि वही साइंटिस्ट होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, तो ये टेक्निकल एरिया वाले होते हैं। नॉन टेक्निकल एरिया में क्या होता है, जैसे आपका एडमिन ऑफिसर है, अकाउंट्स है, परचेज है, इवन कुछ सेंटर्स में हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, वो एएमओ होते हैं। तो जो इसरो में जाने का रास्ता है, लगभग शिक्षा की हर विधा से आप इसरो में ज्वाइन कर सकते हैं, इसरो के कर्मचारी बन सकते हैं जी। क्योंकि इसरो में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो लिमिटेड हैं, 16,000 हैं, 8,000 साइंटिस्ट हैं और 8,000 नॉन टेक्निकल स्टाफ है। जी। तो सीट्स लिमिटेड है और 140 करोड़ का देश है, बिल्कुल। तो सभी लोग इसरो में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये एक रास्ता है। लेकिन जो नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में एक नई जो अंतरिक्ष पॉलिसी है वो आई है, उसके माध्यम से लगभग 200 स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में पूरे देश में चल रहे हैं। तो युवा अगर इसरो में सेलेक्ट नहीं होता है तो मायूस ना हो, प्राइवेटली भी वो मतलब स्टार्टअप खड़ा करके इसरो और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। जी, ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है सर। जो इसरो में बच्चा नहीं पहुंच सकता वो दूसरे स्पेस प्रोग्राम में वो ज्वाइन कर सकता है, कहीं ना कहीं बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलेगी। सर मन तो यही है कि आपसे आगे भी और बात करें, क्योंकि एक स्पेस मिशन की बात है, अंतरिक्ष की बात है, इसरो की बात है, तो बड़े सारे सवाल मेरे अंदर भी है, बट किसी और दिन करेंगे आपसे बात। बहरहाल आज आप हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत आभार आपका और आपके दर्शकों का, श्रोताओं का। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान युवा जगत कार्यक्रम के डॉक्टर सुदेश ठाकुर, सीनियर साइंटिस्ट इसरो से, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई, खासकर हमारे युवा साथियों के लिए जो इसरो से जुड़ना चाहते हैं, आईआईटी में अपना एक करियर देखते हैं। बड़ी सारी बातें इन्होंने बताई है और आशा करेंगे कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है। अपनी क्वेरीज़ आप हमें ज़रूर बताएं हमारे स्टूडियो के नंबर पर 9882662422 पर, 9882662422 पर। बहरहाल के लिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।